जहां प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाई थी वहां भी बीजेपी आगे चल रही है और पूरी बेल्ट में बीजेपी आगे चल रही है। एक बार बता दीजिए क्या आंकड़ा, अगर हम बता सकें। हाँ, मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ, लेकिन वो जो सीट है उस सीट पर अभी तक बीजेपी आगे चल रही है। 4 सीटें हैं झाड़ग्राम में, उन 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी कि मिर्ची झालमुड़ी इफेक्ट टीएमसी के हिस्से में आई है, दिख रहा है। चलिए, हाँ ऋतिक कुछ कह रहे हैं। हाँ सर, एक सवाल आपसे मेरा ये था, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी के पीछे होने की वजह, क्या इलेक्शन कमीशन पर सीधा आरोप भी तो नहीं? लगातार चुनाव आयोग को निशाने पर लाना, दिल्ली आ जाना ममता बनर्जी का, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हो जाना, और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कटघरे में लाकर खड़ा करना, ये तमाम चीजें, क्योंकि आप सीधे चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा कांग्रेस भी ऐसा कई दफा कर चुकी है, लोकसभा में भी किया, चुनाव में। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन को टारगेट करना टीएमसी सुप्रीमो के लिए बंगाल के अंदर टीएमसी के पतन का कारण देख रहे हैं इसे? नहीं, देखिए ऐसे इसको ऐसे आप देखें कि ये पहली बार मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं हुई चुनाव आयोग के खिलाफ, और खासतौर पे जो मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण है उसको लेकर के बिहार में हुआ। और बिहार में काफी पदयात्रा चली, वोट अधिकार पदयात्रा निकाली राहुल गांधी ने, और तेजस्वी लगे रहे, और वहां मुद्दा नहीं बना वो। और यहाँ का जो चुनाव है, ये बंगाल में भी अगर इस ढंग की चीजें आ रही हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ भी मुद्दा नहीं बना। अब सवाल यह है कि जानबूझ करके, अगर ये जानते हुए कि मुद्दा नहीं बनेगा, तो ममता बनर्जी ऐसे मुद्दे के पीछे क्यों पड़ी थी? वो इसलिए पड़ी थी कि वहां पे चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा था ही नहीं। उनके पास इस बार सीधे सीधे चुनावी मुद्दे का ममता बनर्जी टीएमसी के पास अभाव, ना वो डेवलपमेंट को मुद्दा बना सकती है, ना वो घुसपैठ को बना सकती है, न रोजगार को बना सकती है, रोजगार दिए, एंटी इनकम उसके खिलाफ था। अच्छा, इस बार पिछली बार प्रधानमंत्री ने दीदी वो दीदी और तमाम चीजें कहीं, उन पे हमला, पर्सनल हमला बहुत हुआ था, तो उसको मुद्दा बनाए थे कि देखो मैं बंगाल की बेटी हूँ, बंगाली स्मिता, और मुझे वोट दो, देखो मुझे बना लिया। इस बार प्रधानमंत्री ने तो ममता बनर्जी का नाम ही नहीं लिया। पूरे इतनी रैलियां की, इतनी जनसभाएं की, किसी में भी ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया, सिर्फ टीएमसी बोला, टीएमसी गुंडे बोले उनका। और वो ममता की जगह पे उन्होंने कहा कि ये निर्मम सरकार का, तो वो कोई इश्यू चुकी नहीं था, वो लगा कि यहाँ के लोगों क्या प्रभावित कर सकता है, तो SIR को एक इश्यू बना लो और उस पे करो, उस पे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग ले आओ, बाकी फिर कर लो, संसद में महाभियोग ले आओ, सही बात है, खड़ी हो जाओ। बिल्कुल। तो एक लड़ती हुई दिख रही थी कि देखो मैं बंगाल की बेटी हूँ, बंगाल से हूँ, 3 बार के मुख्यमंत्री हूँ, और उसके बाद मैं खुद केंद्र से लड़ रही हूँ, मोदी से मैं सिर्फ अकेले लड़ सकती हूँ तुम्हारे लिए, और ईडी दफ्तर में भी घुस जाऊंगी। ये सवाल भी ईडी के दफ्तर में, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया ये पहली बार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर में पहुंच जा रहे हैं जब जांच हो रही है, ये कानूनी प्रक्रिया, आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और अगर ये आंकड़े आगे बढ़ते हैं, जिस तरीके के आंकड़े रुझान में नजर आ रहे हैं कि भैया बहुमत तो मिल रहा है भाजपा को, तो वो भी नजर आता है कि पहली बार मुख्यमंत्री जो है सुप्रीम कोर्ट जाकर SIR पर दलीलें रखती हैं, खुद जाकर वकील के रूप में। तो ये भी उन्होंने सब पैतरे अपनाए, सारी चीजें करने की कोशिश की, अपने एक एक कार्यकर्ता को यह तक कह दिया कि भैया ऐसा कुछ खा मत लेना कि आपको उठ के जाना पड़े कहीं, ताकि आपका पेट खराब हो जाए या फिर तबीयत खराब हो जाए, नजर आपकी बनी रहनी चाहिए स्ट्रांग रूम पर। सारे पैतरे ममता बनर्जी और टीएमसी ने यहां पर लगाए, लेकिन शायद जो अभी तक रुझानों में नजर आ रहा है वो उनके पक्ष में तो नहीं है। नहीं, देखिए उसमें जो मुझे जो लग रहा है कि ममता बनर्जी एक मास लीडर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और मतलब वहां पे 34 साल के लेफ्ट गवर्नमेंट को हराना और नई पार्टी बना के हराना, कांग्रेस से निकल के और हराना और सरकार बनाना कोई सामान्य चीज नहीं है। वो स्ट्रीट फाइटर शुरू से रही, 1980 के आसपास जब आई थी वो, तभी से उनको कहा जाता था कि वो स्ट्रीट फाइटर है, जाके सीधे गलियों में, सड़कों पे उलझती हैं, लड़ती हैं और जीतती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन समस्या ये हो गई कि एक जो लेफ्ट का जो ढांचा था, जिसके बदौलत वो 34 साल सरकार में रहे, कि किसी को वोट नहीं डालने दो, कोई घर से नहीं निकले वोट के दिन, बूथ कब्जा करके ठप्पा मार दो, और उनका जो सिंडिकेट वाला था कि हमारे जो भी काम करोगे, हमारे लोगों से पूछ करोगे, पूरे करो, तो वो नहीं तोड़ पाई, उसी को अपना लिया।
और पिछले 15 सालों में कोई बड़ा इंडस्ट्री वहां गया हो, कोई रोजगार के नए अवसर बने हो, ले दे के कुछ वो जो आते हैं आईटी कंपनियों ने कुछ वहां दफ्तर खोला है तो उसको बोलते हैं कि एक दफ्तर ये खुल गया, लेकिन उससे रोजगार नहीं मिलता है जी। रोजगार के लिए आपको बड़े पैमाने पर लाना पड़ेगा इंडस्ट्री को, और कानून व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी। अगर कानून व्यवस्था वहां ठीक नहीं है, अगर कट में नहीं है, वहां पे सिंडिकेट का पूरा का पूरा है कि हर चीज के इसी लिए से जुड़ा मेरा एक सवाल तो है चलता कि नहीं। हाँ। अगर पश्चिम बंगाल में जो ये रुझान दिख रहे हैं ये नतीजों में बदलते हैं, तो अगर बीजेपी आती है सत्ता में, आपको क्या लगता है कि उसके पहले 5 काम क्या होंगे जिन चीजों पर वो फोकस करेगी? देखिए 2-3 काम तो उन्होंने पहले कह ही दिया है। जैसे पहला जो है कि वो तत्काल घोषणा करेंगे 7th पे कमीशन देने का। बिल्कुल वो 7th पे कमीशन लोगों को important है, देंगे क्योंकि वहां 6th पे कमीशन मिल रहा है।